नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। सबसे पहले देखते हैं आज आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरें क्या क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आज किसान आंदोलन का समाधान नहीं निकला, बल्कि आज तो किसान नेताओं ने नया राग अलापना शुरू कर दिया है। इस पर आज विस्तार से विश्लेषण करेंगे। भारत की वैक्सीन बनाने की ताकत का दुनिया लोहा मान रही है और भारत की कोरोना वैक्सीन की इंटरनेशनल डिमांड बढ़ गई है। आज टीके की मंगल यात्रा के बारे में विस्तार से बताएंगे। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। हम आपको विवेकानंद की वो 5 बातें बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, और यह भी बताएंगे कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में विवेकानंद पर बीजेपी और टीएमसी का क्या प्लान है। आज केंद्र सरकार ने एक ऐसा पेंट लॉन्च किया है जो आपका घर और किसानों की किस्मत चमका सकता है, क्योंकि यह पेंट गाय के गोबर से बना है। फिक्र में आज भी सबसे पहले जिक्र किसानों का। देश की सर्वोच्च अदालत ने आज केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी और इस मामले में 4 सदस्यीय समिति का गठन, जिसे कमेटी कहा जा रहा है, का आदेश दे दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के साथ ही अगले आदेश तक तीनों कृषि कानून लागू नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले आपको वो 5 बड़ी बातें बता दें जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कही। पहली बड़ी बात, तीनों कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगी रही। दूसरी बड़ी बात, 4 सदस्यीय कमेटी कृषि कानूनों को परखेगी। तीसरी बड़ी बात यह कि अब किसान संगठन कमेटी से बातचीत करें। अगर आंदोलन में प्रतिबंधित संगठन शामिल हैं तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसे संगठनों की जानकारी दी जाए। और 5वीं बड़ी बात, कानून तोड़ने वालों पर पुलिस एक्शन ले। अब आपको कृषि कानून पर गतिरोध दूर करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उनके सदस्यों के बारे में बता देते हैं। इस समिति में भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट भूपेंद्र मान सिंह मौजूद हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं। तीसरे मेंबर हैं अशोक गुलाटी जो कृषि अर्थशास्त्री हैं, और कमेटी के चौथे सदस्य अनिल घनवत जो महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन से हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद किसान अभी भी आंदोलन छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारी किसान संगठन अभी भी कृषि कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। देखो, कोर्ट का तो धन्यवाद है कि उसने संज्ञान लिया किसानों को, लेकिन जो कमेटी बनी वो किसान के पक्ष की नहीं है। मांग क्या है आपकी, आखिरी मांग? क्योंकि अभी अमल पर रोक लगाई गई, तो वापसी नहीं होंगे तो घर वापसी नहीं होगी। ये कान खोलकर सरकार सुन ले, जितना जल्दी सुधर जाएगी उतना जल्दी काम हो जाएगा। कुल मिलाकर के जो सरकार ने अभी फिलहाल रोक लगाई है, इसमें जो कमेटी बनाई है, आप इस कमेटी को अस्वीकार करते हैं? हाँ, अस्वीकार। आगे की क्या रणनीति रहेगी? फिलहाल आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि क्या किसान संगठन इस कमेटी के सामने पेश होंगे, क्योंकि किसान संगठनों की ओर से साफ कर दिया गया है कि कृषि कानून पर रोक का स्वागत है, लेकिन हम किसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। मतलब यह कि प्रदर्शनकारी किसानों ने पहले से ही मन बना लिया कि वो आंदोलन को खत्म करना नहीं चाहते हैं। आगे हम इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किस किस ने क्या दलील दी और शीर्ष अदालत ने क्या क्या टिप्पणी दी। आज दोपहर 12:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले राज्यकर्ता के वकील एमएल शर्मा ने कहा कि किसानों को यह डर है कि उनकी जमीन बेच दी जाएगी। किसान अभी भी तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, कौन कह रहा है कि जमीनें बेच दी जाएगी? इसके जवाब में एमएल शर्मा ने कहा कि अगर एक बार किसान कॉर्पोरेट हाउस से समझौता करता है तो उसे शर्तों के मुताबिक फसल उगाना होगा, नहीं तो हर्जाना देना होगा। एमएल शर्मा ने यह भी कहा कि किसान कमेटी के सामने पेश नहीं होना चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा, यह किसने कहा कि जमीन बिक जाएगी? किसी भी किसान की जमीन नहीं बिकेगी। सीजीआई ने आगे कहा, कमेटी हम अपने लिए बना रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए नहीं। कमेटी हमें रिपोर्ट देगी, कमेटी के सामने कोई भी जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने किसानों के वकील से कहा, अगर किसान समस्या का समाधान चाहते हैं तो हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमेटी के समक्ष पेश नहीं होंगे। सुनवाई के दौरान वकील एमएल शर्मा ने कहा, पीएम मोदी अब तक किसानों से बात करने आगे नहीं आए। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कृषि मंत्री और सरकार के सीनियर मंत्री किसानों से 8 दौर की बातचीत में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा, कमेटी इस मामले में जुडिशियल केस का हिस्सा होगी। हम हल निकालने के लिए ही कमेटी बनाने जा रहे हैं।
हाँ देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, इन कानूनों के खिलाफ ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे, उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित किया। और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए, और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगी है। वो है गणतंत्र दिवस बाधित करने की आशंका वाली याचिका, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस जारी किया है। कुल मिलाकर आज सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिखा दिया, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। वो कृषि कानून वापसी की हट पर अड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए किसान ही सुप्रीम हैं? आखिर वो किसकी बात मानेंगे? क्योंकि अब तक वो सरकार से 8 दौर की बातचीत कर चुके हैं। सरकार उनकी कई मांगों को मान भी चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नए कृषि कानून को अमल में लाने पर स्थायी रोक लगा दी। किसानों को कमेटी के पास जाने को कहा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वह सर्वमान्य है और निश्चित रूप से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और जो ये कमेटी बनी है, उस कमेटी के माध्यम से निश्चित रूप से पूरे देश के जो किसान हैं उनकी भी राय ली जाएगी। एक्सपर्ट है जो इस एग्रीकल्चर के अंदर, उनकी भी राय होगी। और जो अगला जब फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, तो निश्चित रूप से इस रिपोर्ट के आधार पर आएगा। तो मुझे ये विश्वास है कि निश्चित रूप से इन कानूनों के अंदर जो किसानों के हित के हैं, उन बातों को ध्यान में रखकर ये किया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रदर्शनकारी किसान चाहते क्या हैं? क्योंकि पिछले 48 दिनों से पंजाब हरियाणा के किसानों के आंदोलन के चलते दिल्ली के 3 बॉर्डर बंद हैं। दिल्ली हरियाणा और दिल्ली यूपी की इन सीमाओं पर हर रोज जाम लगता है। रोजाना दफ्तर आने जाने वाले लोगों को घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ता है। जरा सोचिए, बीते 1.5 महीने में सड़क जाम होने के कारण लोगों को असहूलियत कितनी हुई होगी और कितना वक्त जाया हुआ होगा। किसानों के प्रदर्शन के कारण हर रोज 3500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अगर अब तक का हिसाब लगाएं तो 48 दिनों में 1,68,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जो पंजाब के 1 वर्ष के बजट से ज्यादा है। किसान आंदोलन के कारण देश के करीब 20% ट्रक दूसरे राज्यों से सामान नहीं ला पा रहे। दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों में कच्चे माल की कीमत 30% तक बढ़ चुकी है। पानीपत, जालंधर, एनएच टोलवे प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिदिन 1,30,00,000 का नुकसान हो रहा है। किसान आंदोलन की वजह से रेलवे को काफी नुकसान पहुंचा है, और वो भी तब जब दिल्ली के बॉर्डर पर पूरे देश का किसान नहीं बल्कि किसानों का एक छोटा सा तबका बैठा हुआ है। लेकिन अन्नदाताओं के नाम पर हट के कारण देश और दिल्ली एनसीआर को काफी नुकसान पहुंचा है। आज सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे ने कहा कि आंदोलन में वैंक्यूवर के संगठन सिख फॉर जस्टिस के बैनर भी लहरा रहे। ये अलगाववादी संगठन अलग खालिस्तान चाहता है। पिछले दिनों इसकी भी चर्चा चली और वामपंथी संगठनों के द्वारा किसान आंदोलन को हाईजैक करने की बात भी सामने आई। हमने पिछले दिनों आपको दिखाया भी था कि किस तरह किसान क्रांति के नाम पर सजे मंच पर देशद्रोहियों के पोस्टर लगाए गए, जिसमें दिल्ली दंगे और भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपियों की रिहाई की भी मांग हुई और नारेबाजी भी, और इस पर सरकार ने भी सवाल उठाए थे। आपको यह भी बता दें कि सितंबर के महीने से ही पंजाब हरियाणा में किसान ने कृषि कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे पहले कांग्रेस ने और फिर कई विपक्षी पार्टियों का साथ मिला। लेकिन पिछले दिनों खुफिया एजेंसियों ने भी अलर्ट जारी किया था कि वामपंथी संगठनों ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि टीवी9 भारतवर्ष देश के अन्नदाताओं के साथ है। उन्हें इंसाफ की लड़ाई का हक है और हमें उनकी फिक्र है। इसीलिए पिछले करीब 3 महीने से हर रोज हम उनका जिक्र करते हैं। लेकिन हक की लड़ाई में पैर मसाज करने वाली मशीनों का क्या काम? आज फिर हम आपको दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो दर्शाती हैं कि किसानों ने बॉर्डर पर शहर बसा लिया है। ये सब भूलकर कि लाखों लोगों को इससे क्या तकलीफ हो रही है। अकेले सिंधु बॉर्डर पर बात करें तो यहाँ 8 से 10 किलोमीटर लंबी सड़क पर किसानों का कब्जा है, और इन हजारों किसानों के लिए पांव मसाज करने वाली अनेकों मशीनें लगी। रोटी मशीन से हर घंटे सैकड़ों रोटियां बन रही हैं। बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीनों में कपड़े धुल रहे हैं, और कसरत करने के शौकीन जिम का भी लाभ उठा रहे हैं। कुछ किसान और कृषि के जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि ये लोग अगर किसान होते तो 50 दिनों तक खेती किसानी से दूर कैसे रह पाते।
अब तक आपने यही सुना होगा कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे ज़्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा के, जिन्हें बाद में देश के कुछ और किसानों का साथ मिला। लेकिन अब हम आपको किसान नेता योगेंद्र यादव का, जो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, उनका एक बयान सुना। इस इलाके का बच्चा होने के नाते एक शिकायत करना चाहता हूं। सारे देश के किसान यहाँ हैं, मगर अपने नजदीक के इलाके के किसान कम दिखाई दे रहे हैं। आ रहे हैं, लेकिन हम तो मेजबान होने चाहिए ना। अगर हनुमानगढ़ गंगानगर से 10 किसान आए तो यहाँ अलवर से तो 100 आने चाहिए, रेवाड़ी से तो 1000 आने चाहिए। वैसी स्थिति नहीं बन रही है। ये उलाना शिकायत कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास में लिखा जाए कि पूरे देश के किसान यहाँ आए, लेकिन पड़ोस का किसान सो रहा, पड़ोस का किसान चुप था। तो सुना आपने। अब जो प्रदर्शनकारी किसान संगठन यह कह रहे हैं कि उनका आंदोलन देशव्यापी है, देश भर के किसान उनके साथ हैं, उनके इस बयान की हवा योगेंद्र यादव की बातें ही निकाल देती हैं। जिनको पड़ोस के किसानों से गुहार लगानी पड़ रही है, तो अब ये फैसला आप पर छोड़ते हैं कि किसान कौन है और ये क्या चाहते हैं। अब फिक्र वैक्सीन की, जिसमें भारत ने कामयाबी का परचम लहराया है। एक अच्छी खबर यह है कि देश की वैक्सीन का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा। 16 जनवरी से देश में कोरोना की वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी और दुनिया के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन के लिए आज से वैक्सीन की डिलीवरी भी शुरू होगी। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविड शील्ड वैक्सीन की खेप हवाई जहाज से दिल्ली पहुंची। चंडीगढ़, लखनऊ, पटना, कोलकाता, भुवनेश्वर में भी विमानों के जरिए कोविड शील्ड की डिलीवरी हुई है। गुवाहाटी और शिलोंग में भी कोविशील्ड वैक्सीन की डोज पहुंच गई है। विशेष विमान के जरिए अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, बेंगलुरु और चेन्नई में भी कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई पहुंची है। यानी वैक्सीनेशन से पहले वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो चुकी है। आज पहली सप्लाई लेकर जब पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से डीप फ्रीजर वाले स्पेशल ट्रक निकले, उस वक्त जो तस्वीरें सामने आई, पहले आप वो देखिए। 2 डोज जिंदगी के लेकर जब रेफ्रिजरेटेड ट्रक रवाना हो रहे थे तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। ट्रकों के रवाना होने से पहले ठीक वैसे ही पूजा की गई जैसे किसी शुभ कार्य को करने से पहले की जाती है। आरती उतारी गई, नारियल फोड़ा गया। पूजा के बाद ट्रकों को लेकर निकले ड्राइवर ने विक्ट्री साइन दिखाया। यह साइन कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की जीत के आगाज का था, जो आज इन ट्रकों में रखी कोरोना वैक्सीन की अलग अलग शहरों में डिलीवरी के साथ हो गया। ये तस्वीरें कोविशील्ड वैक्सीन से लदे ट्रकों की हैं, जो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से देश के 13 शहरों में पहुंचाई गई। सर्वे संतु निरामया के संदेश के साथ सभी रोग मुक्त रहें, इस कामना के साथ 2 डोज जिंदगी की लेकर ये ट्रक पुणे एयरपोर्ट पहुंचे। पहुंच चुकी है वैक्सीन। ये आप देखिए ट्रक है, इसके अलावा ये दूसरी ट्रक है जिसके जरिए वैक्सीन जा रही है, और तीसरी ट्रक आप देखिए कुलेक्स जो है वो आगे की तरफ है। इस ट्रक के माध्यम से यहाँ वैक्सीन पहुंच चुकी है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत सुंदर बात है, कोरोना वैक्सीन निकल गया है। ये गर्व हिंदुस्तानी को हो रहा है और ये खुशी हर हिंदुस्तानी को है कि कोरोना के खिलाफ कवच यानी वैक्सीन की डिलीवरी शुरू हो गई है। पुणे एयरपोर्ट से कोविशील्ड की सबसे पहली खेप देश की राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हुई और सुबह 10 बजे के करीब दिल्ली एयरपोर्ट पर टीके का मंगल आगमन हुआ। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप जो आज सुबह दिल्ली आई थी, इस वक्त कार्गो टर्मिनल से उसको सीधे दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ले जाया जा रहा है। और ये गाड़ी अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली सरकार की ओर से, अस्पताल की ओर से यहाँ पर भेजा गया था और उसी गाड़ी में वैक्सीन के जो बॉक्सेस हैं उनको लोड किया गया है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस इस वक्त स्कॉट कर रही है। दिल्ली के बाद कोविशील्ड की खेप एक एक कर कोलकाता, अहमदाबाद, पटना, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु समेत 13 शहरों में पहुंची। 9 फ्लाइट्स के जरिए वैक्सीन के 56.5 लाख डोज डिलीवर किए गए। कुल मिलाकर हिंदुस्तान में कोरोना के अंत का आगाज हो गया।
टीके की सप्लाई शुरू हो गई। बस इंतजार है तो सिर्फ 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का श्री गणेश होने का। आइए अब आपको बताते हैं कि आज किस शहर में कोरोना वैक्सीन की कितनी डोज पहुंची है। आइए सीधे चलते हैं। अब आपको यह दिखाना जरूरी है कि कौन सा शहर ऐसा है जहां पर कोरोना वैक्सीन की कितनी डोज कब तक पहुंच जाएगी, बल्कि पहुंच गई है। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं, जहां सबसे पहली खेप पहुंची। यहां 2,64,000 डोज आई है। चंडीगढ़ में 2,28,000 डोज पहुंच गई है। आज लखनऊ में 2,64,000 डोज लाई गई है। पटना में पहुंचने वाली वैक्सीन डोज की तादाद 5,52,000 है। कोलकाता में 9,96,000 डोज आई है। भुवनेश्वर में वैक्सीन की 4,80,000 डोज पहुंची है। गुवाहाटी में विमान से 2,76,000 डोज लेकर लाई गई। अहमदाबाद में भी 2,76,000 डोज आई। हैदराबाद पहुंचने वाली डोज की संख्या 3,72,000 है। विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर 4,08,000 डोज पहुंची। बेंगलुरु में 6,48,000 डोज आई और चेन्नई में कोरोना वैक्सीन की 7,08,000 डोज पहुंचाई गई। भारत में बनी कोरोना वैक्सीन की सप्लाई शुरू होने का जितना इंतजार भारत के लोगों को था, उससे कहीं ज्यादा दुनिया के दूसरे देशों को था, क्योंकि दुनिया भर में कोरोना वायरस से जो लड़ाई है उसमें भारत की भूमिका बहुत अहम रही। पहले कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली HCQ यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की सप्लाई में भारत सबसे आगे रहा था। कोरोना वायरस वैक्सीन की सप्लाई में भी दूसरे देश से आगे रहने वाला था। भारत रहने वाला है। कई देशों ने अभी भी भारत से सरकारी स्तर पर डील करने का अनुरोध किया है, तो कुछ देश सीधे कोरोना वैक्सीन बना रहे हैं, कंपनियों से डील कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत की वैक्सीन का भरोसेमंद होना और किफायती होना। कोविशील्ड की एक डोज की कीमत सिर्फ 200 रुपए पड़ी है, जबकि कोवैक्सीन की 295 रुपए पड़ी। फाइजर वैक्सीन है जो अनेक देशों में जिसको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिला है। इसका प्रति डोज का दाम यदि आप इंडियन नेशनल रुपीज़ में देखें तो 1400 रुपये से अधिक है। मॉडर्ना की जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन 2300 रुपये से लेकर 2700 रुपये प्रति डोज की रेंज में उपलब्ध है। साइनोफार्म चाइना की वैक्सीन है, 5,600 से अधिक रुपए प्रति डोज की दर से उपलब्ध है। साइनोवैक बायोटेक भी चाइना की वैक्सीन है, ये 1,000 से अधिक रुपए प्रति डोज में उपलब्ध होती है। गमालिया सेंटर की स्पुतनिक वी रशिया में, जब हमारे देश में बनेगी तब क्या कीमत होगी हम नहीं जानते हैं आज, क्योंकि अभी उसने इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन नहीं लिया। बट टुडे एज इट इज़ बीइंग सोल्ड इन अदर कंट्रीज़, वो जो दाम है वो 734 रुपये प्रति डोज है। और जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है, इसका भी दाम 734 रुपये प्रति डोज है। किफायती होना और सबसे बड़ी बात भरोसेमंद होना, इन वजहों से ही इस वक्त दुनिया के 1 दर्जन मुल्कों में मेड इन इंडिया वैक्सीन की डिमांड आई। खासतौर पर भारत के पड़ोसी मुल्कों में, जैसे नेपाल ने अपनी 20% आबादी को वैक्सीनेट करने की योजना बनाई है और इसके लिए 1,20,00,000 डोज मांगे भारत से। भूटान ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन के 10 लाख डोज मांगे। म्यांमार ने भी ऐसा है, यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया है। बांग्लादेश ने भी कोविशील्ड के 3 करोड़ डोज का अनुरोध किया। श्रीलंका ने भी वैक्सीन मांगी है और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कोलंबो में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे से बातचीत के दौरान इसका भरोसा भी दिलाया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि वो वैक्सीन के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। मालदीव सरकार भी वैक्सीन के लिए भारत सरकार से बातचीत कर रही है। भारत सरकार साफ कर चुकी है कि पड़ोसी देशों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन सप्लाई की जाएगी, लेकिन यह डिमांड सिर्फ पड़ोसी देश से नहीं बल्कि दुनिया के कई और मुल्कों से भी आ रही है। ब्राजील ने भारत से कोविशील्ड वैक्सीन की 20 लाख डोज अर्जेंट बेसिस पर उपलब्ध कराने की अपील की है। दक्षिण अफ्रीका ने भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 15 लाख वैक्सीन की बात कही है। जापान को भी कोविशील्ड की 12 करोड़ डोज का इंतजार है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने भी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका से कोविशील्ड की 2 करोड़ डोज की डील की है। ऑस्ट्रेलिया को भी कोविशील्ड की 5 करोड़ 38 लाख डोज का इंतजार है। फिलीपींस ने भी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन के
26 लाख डोज का प्री ऑर्डर किया है। इंडोनेशिया को भी कोविशील्ड के 10 करोड़ डोज मिलेंगे। वियतनाम ने भी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन मांगी। थाईलैंड सरकार ने कोविशील्ड की 2 करोड़ 60 लाख डोज खरीदी। दुनिया का मेड इन इंडिया वैक्सीन पर यह विश्वास देखते ही बनता है। साफ है मेड इन इंडिया वैक्सीन का डंका बज रहा है, लेकिन इस डंके से ड्रैगन की नींद उड़ गई। पूरी दुनिया जानती है कि विनाश का यह वायरस चीन से ही निकला था, लेकिन वैक्सीन बनाकर उसका संहार भारत कर रहा है। इससे चीन को और जबरदस्त मिर्ची लगी। आपने सुना होगा कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। चीन के प्रोडक्ट्स और उनकी क्वालिटी को लेकर यह बात आम है, और यही बात चीन की वैक्सीन को लेकर भी कही जा रही है। दुनिया चीन की वैक्सीन पर विश्वास नहीं कर पा रही है, और उसकी वजह है मेड इन चाइना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर जो नतीजे सामने आ रहे हैं। पहले आपको बता दें कि चीन की सिनोवैक कंपनी की वैक्सीन कोरोनावैक के बारे में, जिसका ब्राजील और तुर्की में ट्रायल किया गया। इन दोनों देशों के आधिकारिक डेटा के अनुसार चीनी कोरोना वैक्सीन ब्राजील में 50% तो तुर्की में 91.25% असरदार रही। इसके अलावा चीन की सरकारी कंपनी साइनोफार्मा की वैक्सीन 73 तरह के साइड इफेक्ट्स होने का दावा खुद चीन के एक बड़े डॉक्टर ने किया है। इसके बावजूद चीन अपनी वैक्सीन को सबसे बेहतर बता रहा है। इतना ही नहीं बल्कि ग्लोबल टाइम्स ने भारत की वैक्सीन के खिलाफ लिख रहा है। यही वजह है कि चीन की वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं, और जिस चीन के वुहान से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला था, अब उस पर दुनिया रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर पा रही है। अब फिक्र देश के बच्चों की। देश में कोरोना के मामले कम होने के बाद अलग अलग राज्यों में स्कूल खुलने लगे, लेकिन कई जगह स्कूलों को दोबारा बंद भी करना पड़ा है, क्योंकि कुछ शिक्षकों और छात्रों में कोरोना का संक्रमण पाया जा रहा है। पहले आपको एक कैलेंडर दिखा देते हैं, जिसके अलग अलग राज्यों की तस्वीर साफ मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर बिहार में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 4 जनवरी को खोल दिए गए। ओडिशा में 10वीं से 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल 8 जनवरी से खुल गए। गुजरात सरकार ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल कल से खोले थे। राजस्थान में मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खुल गए। 18 जनवरी से राज्य के स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग सेंटर्स को खोला जाएगा। दिल्ली में स्कूल खोलने के बारे में अभी फैसला नहीं लिया गया है, जबकि तेलंगाना में 1 फरवरी से स्कूल खोलने जा सकते हैं। महाराष्ट्र में इस बारे में 20 जनवरी को फैसला लिया जाएगा। वहां आधे छात्रों को बारी बारी से स्कूलों में बुलाया जा सकता है। लेकिन फिक्र की बात यह है कि कई जगहों पर स्कूल खुलने के साथ ही बंद भी कर दिए गए हैं। ओडिशा में 8 जनवरी को स्कूल खोले गए, लेकिन एक दिन के बाद ही गजपति जिले में 26 शिक्षकों और 2 छात्रों में कोरोना पाया गया। इसके बाद स्कूलों को बंद करना पड़ा। इसी तरह बिहार के गया में एक स्कूल के हेडमास्टर ने खुद ही जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद एहतियातन स्कूल को बंद कर दिया गया। हालांकि स्कूल खुलने के बाद भी वहां सिर्फ 7 बच्चे ही पढ़ने के लिए पहुंचे थे। सभी बच्चों और शिक्षकों का टेस्ट कराया जा चुका है। इसके पहले बिहार के ही मुंगेर में एक स्कूल में 3 शिक्षक और 22 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए, जिसके बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। स्कूल खुलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां जाकर बच्चों और शिक्षकों की जांच की थी। शक के आधार पर सैंपल लिए गए तो कोरोना के मामले सामने आ गए। फिलहाल इन बच्चों और शिक्षकों के घर वालों को भी जांच करने के लिए कहा गया है। एक ऑनलाइन सर्वे में पिछले दिनों यह खबर आई थी कि कोरोना का वैक्सीन आने के बाद देश के 69% अभिभावक अप्रैल महीने से या उसके बाद अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, लेकिन सबके लिए बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले। और अब फिक्र युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद पर हो रही सियासत की। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती। आज हम आपको बताएंगे कि स्वामी जी को कैसे याद किया गया। खास तौर पर बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां विवेकानंद पर राजनीतिक अधिकार जमाने की होड़ मची हुई। और आज हम आपको यह भी बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद से वो कौन सी 5 बातें आप सीख सकते हैं जो वाकई आपकी जिंदगी को बदल सकती है। लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। उत्तरी कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास पर आज के दिन हर साल कार्यक्रम का आयोजन होता है। आज के आयोजन में भी आप तस्वीरों में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा देख सकते हैं। अलग अलग दलों के लोग वहां आकर उन्हें नमन कर रहे थे, लेकिन इसी जगह पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी की भी बड़ी बड़ी लाइव कटआउट तस्वीरें लगाई गई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तस्वीरें किसी खास मकसद से रखी गई, लेकिन बात यहाँ संदेश की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके साथ उनके भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, ये वही अभिषेक बनर्जी हैं जिनके मुद्दे पर ममता बनर्जी के कई नजदीकी नेताओं ने पिछले दिनों पार्टी छोड़ दी। आरोप यह लगा कि टीएमसी में अभिषेक को ज्यादा अहमियत दी जा रही और एक तरह से वंशवाद को बढ़ावा मिल रहा है। ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विवेकानंद जयंती को
हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि देश के युवा वर्ग की अनदेखी नहीं की जा सकती और जिन लोगों पर नेतृत्व का भार है उन्हें देखना चाहिए कि युवाओं के मार्ग में बाधा ना आए। लेकिन क्या ये संभव है कि राजनीति में वंशवाद के रहते नई पीढ़ी को के योग्य लोगों को मौका मिले? एक कार्यक्रम में आज यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही। कुछ बदलाव अभी भी बाकी है और ये बदलाव देश के युवाओं को, आपको ही करने हैं। लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा दुश्मन पनप रहा है और वो है वंशवाद। के सामने ऐसी ही चुनौती है जिसे जड़ से उखाड़ना है। ये बात सही है कि अब केवल सरनेम के सहारे चुनाव जीतने वालों के दिन लदने लगे हैं, लेकिन राजनीति में वंशवाद का ये रोग अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका विचार, जिनका आचार, जिनका लक्ष्य सब कुछ अपने परिवार की राजनीति और राजनीति में अपने परिवार को बचाने का ही है। साथियों, ये राजनीतिक वंशवाद लोकतंत्र में एक नए रूप के तानाशाही के साथ ही देश पर अक्षमता का बोझ भी बढ़ा देता है। राजनीतिक वंशवाद नेशन फर्स्ट के बजाय सिर्फ मैं और मेरा परिवार, इसी भावना को मजबूत करता है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी की बात है जिसमें वो देश के युवाओं से कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति में आइए क्योंकि वंशवाद का रोग अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद की बात है जिसमें वो कह रहे हैं कि युवाओं के मार्ग में बाधा मत आने दीजिए, तो आखिर देश का युवा किधर जाए और कैसे आगे बढ़े, खासतौर पर तब जबकि सभी लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि वो विवेकानंद के आदर्शों पर चलते हैं। ममता बनर्जी ने भी आज ट्वीट करके कहा कि विवेकानंद का शांति और वैश्विक भाईचारे का संदेश आज बहुत प्रासंगिक है और ये संदेश हम सभी को इन आदर्शों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। आइए अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि आज स्वामी विवेकानंद होते तो क्या होता। नॉर्थ कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास पर इस बार स्वामी जी की जयंती खास है। विवेकानंद जी के सिद्धांतों पे आज तक कौन पार्टी कौन शुरू से चलते आया है। आज आपको साबित हुआ है स्वामी जी किसका है। भागीदारी हो रही है। खास इस मायने में कि बारी बारी से सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ आ रहे हैं और सभी दलों में स्वामी जी को अपना बताने की होड़ लगी हुई। स्वामी विवेकानंद जी देश के 125 करोड़ लोगों के हैं। टीएमसी और किसी के लिए होना चाहिए, हर किसी के लिए है। ऐसी रोचक हो गया है। आज यहाँ पर भागीदारी हो रही है। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की बड़ी बड़ी तस्वीरें यही कहानी कहती हैं। यहाँ पहुंचे बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य से हमने पूछा कि विवेकानंद आपके कैसे हुए। आपके नेताओं को तो ममता बनर्जी बाहरी बोलती। तो बाहर से जरूर आए हैं, लेकिन बाहर से आने वाले अगर हम हैं तो स्वामी जी अगर शिकागो तक या देश के अंदर जगह जगह गए तो ये कल यही कह सकते हैं कि स्वामी जी क्यों गए देश के दूसरे प्रदेश में या दूसरे देश में क्यों गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की यह जन्मभूमि है, इसको नमन करता हूँ। ये कह सकते हैं कल को कि वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने के लिए क्यों अपना बलिदान देने गए। वो कह सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस पर भी सवाल उठा सकते हैं। वह वंदे मातरम का गान यहाँ से क्यों शुरुआत किया गया जिससे देश को आज़ादी मिली।
ऐसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सवालों का कोई मतलब नहीं। हमने यहाँ पहुँचे कई लोगों से बात की, ज़्यादातर या तो टीएमसी के समर्थक थे या फिर बीजेपी के। जैसे सारी नदियां समुद्र मिल जाती है, अभी वो जितने भी हैं इधर उधर के जितने भी पार्टी का नाम दे रहे हैं सब बीजेपी में आ जाएंगे, चिंता मत करिए। आखिर बोल दिया बीजेपी, अभी सारे बात कर रहे थे, आखिर बोला आ जाएंगे। ये मैं नहीं जानता। स्वामी जी के आदर्श में वो क्या बात थी जो आज नहीं दिख रही आपको बंगाल? स्वामी जी के आदर्श की ये बात थी जो आज वो बोल रही है, जो बाहरी लोग आ रहे, नेता वगैरह आ रहे, वो भारतवर्ष के लोग हैं। स्वामी जी ने सिखाया है, वो जाकर आज विश्व के पर्यटन पर अमेरिका में सर्वधर्म सर्व सम्मान व्यक्ति को सब साथ में चलना सिखाया है। अगर वो खुद हिंदुस्तानी होते तो वो हम लोगों के देश के लोगों को कभी बाहर ही नहीं। जब बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता विवेकानंद की प्रतिमा को नमन करने पहुंचे, तभी टीएमसी के लोग भी आ गए। हमने उनसे वही सवाल किया, आखिर बंगाल में विवेकानंद को लेकर बंटवारा क्यों हो रहा है? ये बंगाल है, ये सृष्टि परंपरा का भूमि है। इधर से राजा राममोहन राय से लेके स्वामी विवेकानंद से लेके रामकृष्ण परमहंस से लेके और भी बहुत मनुष्य है जिसको नाम ये लोग नहीं जानते हैं। टीएमसी के समर्थकों का आरोप है कि बीजेपी गलत दावे कर रही है, क्योंकि अभी तो उसे बंगाल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो लोग तो अभी नया सीख रहा है, बीजेपी सीख रहा है। अभी संस्कृति को लोग कहाँ जानता है? यहाँ का संस्कृति को लोग सीखने पाए तब तो सीखेगा। हम लोग जो बंगाल का संस्कृति जानते हैं वो लोग थोड़ी जानता है। ये बताइए, विवेकानंद जी के नाम पर ऐसा घमासान मच गया है। घमासान नहीं है, वो लोग मचा रहे हैं, वो लोग सांप्रदायिक है ना। घमासान है तो विवेक, हम तो बोल रहे हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर ही आज जयंती किसका, विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद जी का, बोल रहा है जय श्री राम। तो ये तो वो तो अपना चुनाव का एजेंडा, वो लोग संस्कृति ये मान रहा है, वो लोग स्लोगन क्या दे रहा है। यहाँ बंगाली को लेके वो लोग जो खेल रहा नहीं पाएगा, ये आपको हम बता दिए। मौका भी है, मंच भी और चुनाव का दस्तूर भी। यही वजह है कि स्वामी विवेकानंद और दूसरे महापुरुषों को लेकर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों ने खास प्लानिंग कर रखी है, और अभी तो शुरुआत पर। 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जहां विवेकानंद ने अपने मशहूर भाषण दिया था। भाषण की शुरुआत में जैसे ही उन्होंने बोला, अमेरिका के बहनों और भाइयों, पूरे सभागार में तालियां बजने लगीं, और ये तालियां कई मिनट तक बजती रहीं। स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया को एक परिवार मानते थे, लेकिन जो लोग स्वामी विवेकानंद पर अपना सांस्कृतिक अधिकार मानते हैं वो क्या सोचते हैं? তারা আমাদের বাংলার লোক, কিন্তু যারা ইলেকশনের সময় গুন্ডামি করতে আসে আর দাঙ্গা করতে আসে তাদের আমরা মনে করি তারা বাংলা থেকে বহিরাগতদের এখানে কোনো স্থান নেই, দাঙ্গাকারীদের কোনো স্থান নেই। সুতরাং কাজ নেই, কর্ম নেই, অকাজের কাজ। सुना आपने, ममता बनर्जी ने कहा कि बाहरी लोगों के लिए पश्चिम बंगाल में कोई जगह नहीं। दरअसल ममता बनर्जी के इस बयान को बीजेपी ने मुद्दा बनाया, और बात सिर्फ यहीं जाकर नहीं रुकती। ममता बनर्जी ने राजनीतिक विरोध में उन योजनाओं का नाम भी बदल दिया जो केंद्र सरकार ने शुरू की। मिसाल के तौर पर ममता सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का नाम बदलकर आनंदाधारा कर दिया। बंगाल में स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर मिशन निर्मल बांग्ला कर दिया गया है। इसी तरह दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का नाम भी सबर घरे आलो कर दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम हो गया है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को बांग्लार ग्राम सड़क योजना बना दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का नाम बदलकर बांग्लार गृह प्रकल्प योजना कर दिया गया है। नाम बदलने के पीछे ममता बनर्जी का तर्क यह है कि इन सभी योजनाओं के खर्चे में राज्य की भी 40% हिस्सेदारी है। 40%, तो फिर वो नाम क्यों न बदले? जरा सोचिए, ऐसे तर्क वो लोगों को दे रही हैं जो दावा करते हैं कि विवेकानंद को सिर्फ वही समझते हैं, बाकी कोई नहीं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि अगर आप भारत को समझना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। स्वामी विवेकानंद का जीवन सिर्फ 39 वर्ष का रहा, लेकिन उनके विचार इतने समृद्ध हैं कि वो हर युग में हर समाज के लिए बेहद उपयोगी हैं। हमने आज आपके लिए विवेकानंद के कुछ जीवन मंत्र निकाले जिन्हें आपको ध्यान से सुनना चाहिए। पहला मंत्र, विवेकानंद ने कहा था कि जब तक करोड़ों लोग भूखे और वंचित रहेंगे तब तक मैं हर उस आदमी को गद्दार मानूंगा जिसने गरीबों की कीमत पर शिक्षा को हासिल की लेकिन उनकी चिंता बिल्कुल नहीं की।
इसमें आज के लिए सबक यह है कि जरूरतमंदों की मदद के लिए आप भी आगे बढ़िए, सिर्फ सरकार के भरोसे मत रहिए। दूसरा मंत्र विवेकानंद ने कहा था कि कृषि को उन्नत बनाने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाना ठीक है, लेकिन छोटे किसानों का हौसला बढ़ाना भी जरूरी है। इसमें आज के लिए सबक यह है कि देश में योजनाएं ऐसी बनाई जाएं जो सारे किसानों के लिए समान रूप से उपयोगी हो। तीसरा मंत्र विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा सिर्फ सूचना पर आधारित नहीं, बल्कि जीवन निर्माण, व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण पर आधारित होनी चाहिए। इसमें आज के लिए सबक यह है कि सिर्फ डिग्री बांटने से नहीं होगा, देश और समाज के प्रति दायित्व भी समझना होगा। चौथा मंत्र विवेकानंद ने कहा था कि इस दुनिया में आए हो तो अपनी छाप छोड़कर जाओ। ऐसा नहीं किया तो फिर आप में और पेड़ पत्थरों में अंतर क्या रहा। इसमें आज के लिए सबक यह है कि सिर्फ मैं और मेरे लिए में सीमित ना रहे, कुछ ऐसा करें कि समाज आप पर नाज करे। पांचवा मंत्र, जो कि एक कड़वी हकीकत भी है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि महिलाओं को अब तक असहाय बने रहने, दूसरों पर निर्भर रहने और आंसू बहाने का ही प्रशिक्षण दिया गया। इसमें आज के लिए सबक यह है कि हमें महिलाओं को सही मायने में सशक्त बनाना होगा, उनके प्रति नजरिया में बदलाव लाना होगा, जागरूकता को बढ़ाना होगा। अब फिक्र गाय की भक्ति पर भारी अंधभक्ति की। जैसे देसी गाय के दूध में सोने के अंश हैं और गायों की हत्या की वजह से भूकंप आते हैं और न जाने कौन कौन से तब। और ऐसा तब हो रहा है जब भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां गाय को मां का दर्जा दिया गया है। आप अक्सर सुनते भी होंगे कि हम गाय को गौ माता कहकर बुलाते हैं, यानी भारत में गाय उस मां की तरह है जो हर वक्त अपने बच्चों का ख्याल रखती है। प्राचीन ग्रंथों में सुरभि, कामधेनु, पद्मा, कपिला जैसी गायों का महत्व बताया गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी ने असी, मसी और कृषि गौवंश को साथ लेकर चलने का मंत्र मनुष्य को सिखाया। यहां तक कि आज भी आप शिव मंदिरों के बाहर नंदी की मूर्ति देख सकते हैं। अगर गौर से सोचें तो हमारा पूरा जीवन गाय पर आधारित दिखता है। हमारे देश में गाय का अपना एक विज्ञान भी है, अर्थशास्त्र भी है और धर्मशास्त्र भी है, लेकिन कुछ लोगों ने गौ विज्ञान से लेकर आस्था तक को मजाक का विषय बना दिया और यही हमारी फिक्र भी है। दरअसल 25 फरवरी को सरकार गौ विज्ञान पर एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कर रही है। यह परीक्षा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ऑनलाइन आयोजित करेगी। इस परीक्षा में लोग अपनी इच्छा के मुताबिक बैठ सकते हैं। इस परीक्षा के लिए विषय और सिलेबस तैयार किया गया है। अब यही सिलेबस विवाद का केंद्र बनता जा रहा है। इसके सिलेबस में लिखा गया है कि देसी गाय के दूध में सोना होता है, जिसकी वजह से इसका रंग पीला दिखता है। सिलेबस में यह भी दावा किया गया है कि गौहत्या की वजह से ही धरती पर भूकंप आते हैं। देसी गाय बलशाली होती है और इतनी बुद्धिमान होती है कि गंदी जगहों पर नहीं बैठती, जबकि जर्सी गाय आलसी होती है और बीमार होने का खतरा बना रहता है। जर्सी गाय हाइजीनिक नहीं होने की वजह से संक्रमण फैलाती है। जब भी कोई व्यक्ति देसी गाय के नजदीक आता है तो वह तुरंत खड़ी हो जाती है, जबकि दूसरी गाय कोई भावना नहीं दिखाती। जर्सी गाय के मुकाबले देसी गाय अच्छी होती है और कड़े मौसम का सामना भी कर सकती है। इतना ही नहीं, जर्सी विदेशी गायों का दूध पीने वाले बच्चे ऑटिज्म, डायबिटीज और अचानक मृत्यु हो जाना जैसी बीमारियों से पीड़ित होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि गाय को लेकर हमारी सोच, समझ और आस्था दुनिया को क्यों नहीं हजम होती। आप ये भी समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के सिलेबस को बनाने में ज्ञान, विज्ञान और तर्क का कम, अंधभक्ति का ज्यादा प्रयोग किया गया है। सीधी सादी भोली भाली गाय जो आपकी जिंदगी में खुशियां बिखेरती है, कुछ लोगों की सनक में मजाक का सिलेबस बन गई। दरअसल गाय में गुणों की कमी नहीं है और अगर इसे विज्ञान पर परखा जाए तो खुद को साबित भी करेगी। लेकिन फिलहाल जो कोशिश हो रही है उसमें विज्ञान पर आस्था हावी नजर आती है। आपको बता दें कि आज केंद्र सरकार ने गाय के गोबर से बना पेंट लॉन्च किया। इसका मकसद किसानों की आमदनी को बढ़ाना है और गाय के गोबर से होने वाले फायदे को घर घर तक की दीवारों तक पहुंचाना है। लेकिन सबसे खास है, गाय को मिल रहा वैज्ञानिक आधार। हिंदुस्तान में जिस देसी गाय को शुभ माना गया है, हिंदू घरों में जिसे माता की तरह पूजा जाता है, जिसके दूध, दही, घी से लेकर गोबर तक को अनुष्ठान में शामिल किया जाता है, उसकी शक्ति को केंद्र सरकार ने पहली बार वैज्ञानिक आधार दिया है, जो वैज्ञानिक आधार इन डिब्बों में बंद है।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने गाय के गोबर से पर्यावरण के लिए अनुकूल प्राकृतिक पेंट तैयार किया है और दावा किया है कि इससे गांव और शहरों के घर ही नहीं, देश के किसानों की किस्मत भी चमक जाएगी। केंद्र सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने दुनिया का पहली बार गाय के गोबर से बना पेंट लॉन्च किया है, जो बाजार में मौजूद प्राकृतिक पेंट की ही तरह है, लेकिन उससे बेहतर भी है और उससे सस्ता भी। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और ISI के स्टैंडर्ड जो कुछ है उसमें कहीं भी कम नहीं पड़ता है। हम सब प्रकार का सर्टिफिकेशन इसका कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने किया है और निश्चित रूप से प्राइस में उनसे 50% सस्ता है। आज भी जो लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं वो अपने घर की दीवारों पर गाय के गोबर का लेप लगाते हैं। अब वही गाय का गोबर गंधहीन पेंट बनकर शहरों में भी घरों की रौनक बढ़ा सकते हैं। सरकार का दावा है कि इस पेंट के 8 लाभ होंगे। गाय के गोबर से बना पेंट एंटी फंगल होगा, यानी फंगस लगने नहीं देगा। एंटी बैक्टीरियल होगा, यानी घर की दीवारों पर बैक्टीरिया को नहीं पनपने देगा। इसमें लेड, मरकरी, कैडमियम और क्रोमियम जैसे हानिकारक भारी धातु नहीं होंगे। इसके अलावा ये इको फ्रेंडली है, प्राकृतिक है और टॉक्सिक नहीं। और इस पेंट में गाय का गोबर है ये कतई पता नहीं चलेगा। और यही बताने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद अपने भी घर में खादी पेंट लगवाया है। जो हाथ में मेरे पेंट आप देख रहे हैं, ये प्राकृतिक काऊ डंग से बना हुआ वो पेंट है जो एमएसएमई डिपार्टमेंट ने तैयार किया है और उस पेंट को नितिन गडकरी जी के आवास पर एक दीवार पर लगाया गया है। ये खादी प्राकृतिक पेंट है जो गाय के गोबर से बना हुआ है और इस दीवार पर लगाया गया है। इस दीवार को देखकर आपको कहीं से अंदाजा नहीं होगा कि इस दीवार पर लगा हुआ जो पेंट है वो गाय के गोबर से बना हुआ है। शहर हो या गांव, ये पेंट सिर्फ 4 घंटे में सूखेगा, लेकिन सरकार ने इसी पेंट से देश के किसानों की किस्मत चमकाने की तैयारी की है। खादी पेंट बनाने की तकनीक फ्री में किसानों को दी जाएगी और देश भर के किसानों को पेंट का प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से सहायता राशि भी दी जाएगी, यानी गाय के गोबर से पेंट बनाकर किसान अच्छा पैसा कमा सकता है और एक गाय का गोबर बेचकर भी 30,000 रुपये कमा सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ देसी गाय के साथ ही मुमकिन है। अभी उनकी सोच बदल जाएगा, वो गाय को इतना उपयोगी मानेंगे और श्रद्धा से पालन करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे इसका जीवन स्तर भी ऊंचा बनेगा। गाय के गोबर से बना ये वो खादी और वैदिक पेंट है जिसे BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रमाणित किया है और खादी ग्राम उद्योग की जयपुर इकाई कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। हम यही कहेंगे कि गाय का अपना एक समाज शास्त्र भी है। ऋग्वेद में गाय को देवी की संज्ञा दी गई है। वैदिक शास्त्रों में किसी भी जानवर के मुकाबले गाय का जिक्र सबसे ज्यादा बार आता है। गाय से प्राप्त होने वाले दूध, घी, दही, गौमूत्र और गोबर को आयुर्वेद में पंचगव्य कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल पूजा पाठ में होता है। वैज्ञानिक रिसर्च में भी यह साबित हुआ है कि गाय के दूध का सेवन करके कई रोगों का इलाज किया जा सकता है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग अगर गाय से जुड़े इन वैज्ञानिक तथ्यों को आधार बनाती है तो आज सिलेबस का मजाक न बनता है। और अब फिक्र हेडलाइंस। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तीनों कृषि कानूनों पर फिलहाल लगाई गई रोक। 4 सदस्यों की कमेटी का किया गठन। सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी कमेटी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राकेश टिकैत ने उठाए सवाल। कमेटी के सदस्य पर जताया ऐतराज। कहा अगली रणनीति पर फैसला कल। Z+ सुरक्षा में कोरोना वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन। दिल्ली, अहमदाबाद समेत 13 शहरों में डिलीवरी। 9 विमान से वैक्सीन के 55,40,000 डोज का डिस्ट्रीब्यूशन। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा पाकिस्तान और चीन को कड़ा संदेश। बोले हर चुनौती का सामना करने के लिए सेना तैयार, आतंकवाद को देते रहेंगे जवाब। विदेश मंत्री एस जयशंकर का चीन पर निशाना। LAC विवाद के बाद कम हुआ भरोसा, अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत। भारत की बढ़ती ताकत से बौखलाया पाकिस्तान। पाक नेवी ने अरब सागर में एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडोज का किया परीक्षण। विवेकानंद जयंती पर पीएम मोदी का विपक्ष पर वार। बोले सरनेम के सहारे चुनाव लड़ने के दिन गए, पंचवाद को जड़ से उखाड़ना होगा। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। बीजेपी को बताया भारतीय जंक पार्टी। कहा बीजेपी मुझसे डरती है। पटना में इंडिगो एयरलाइंस की मैनेजर को मारी गोली। बाइक सवार हमलावर फायरिंग के बाद फरार। इंडिगो मैनेजर की हालत गंभीर। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव।
कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों को पास बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में छपा QR कोड ही डिजिटल पास की तरह काम करेगा और ये पास पूरी दुनिया में मान्य होगा। ये जानकारी महाराष्ट्र इम्यूनाइजेशन डिपार्टमेंट ने जारी की है। चीन से LAC पर जारी गतिरोध के बीच लेह प्रशासन ने पर्यटकों के लिए पैंगोंग लेक तक जाने का रास्ता खोल दिया है। 17,590 फीट ऊंचाई पर यह झील आकर्षण का केंद्र रही है। अब यहां पर पर्वत प्रेमी फिंगर एरिया भी देख सकेंगे और झील में तैनात भारतीय सैनिकों को एक्शन में भी देख सकेंगे। गौरतलब है कि चीन से गतिरोध शुरू होने के बाद से पैंगोंग त्सो इलाके को सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया था। कश्मीर घाटी में विंटर स्पोर्ट्स की रौनक वापस लौटने लगी है। करगिल में खेलो इंडिया आइस हॉकी का आयोजन किया गया है। इसमें चिकटन इलाके के करीब 11 टीमों ने हिस्सा लिया और खास बात ये थी कि पहली बार 2 महिला टीमों ने भी हॉकी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। नए साल के पहले सप्ताह में ही भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिले हैं। 16.2% की दर से बढ़ते बढ़ते भारत का निर्यात जनवरी के पहले हफ्ते में $6.2 बिलियन रिकॉर्ड किया गया। निर्यात में ये सुधार खास तौर पर फार्मा और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखा गया है, जो अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने का संकेत दे रहा है। हालांकि जनवरी के पहले हफ्ते में आयात में भी 1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 8.6 से बढ़कर $8.7 बिलियन पहुँच गया है। और अब देखते हैं जो है सो है दिनेश गौतम के साथ। छत पे लटका पंखा सोच रहा है कि क्या ये वही लोग हैं जो लगता था मेरे बगैर जी ना पाएंगे। दीवार पर टंगा AC सोच रहा है कि वो दिन जब दिन रात बस मेरी पूछ होती थी, सच थे या सपना। रजाई, स्वेटर, टोपे और मफलर इतरा रहे हैं। जीवन हो तो ऐसा, वरना ना हो। जिसे देखो वो इन्हें सिर आंखों पर लिए घूम रहा है। इन सबको बिल्कुल वैसा महसूस हो रहा है जैसा शादी वाले दिन दूल्हे को महसूस होता है, 1 तारीख को सैलरीड क्लास को महसूस होता है और चुनाव के समय वोटर को महसूस होता है कि बस ये दिन अब कभी ना जाने के लिए आए। हालांकि एक मफलर थोड़े डिप्रेशन में है। कहता है दिन तो वो थे जब लपेट के मुझे नेताजी ठंड शुरू होने का अनौपचारिक ऐलान करते थे। अब तो भर ठंड उनको मेरी जरूरत नहीं पड़ती। टोपी हंस के बोली, मफलर के दिन गए, अब टोपी पहनाई जा रही है। बाकी तो जो है सो है।